नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। कल हमने बात की थी कि भारत में 1858 से लेकर के 1947 तक संवैधानिक विकास के लिए किस तरीके से प्रयास किए गए। कल हमने कहा था कि संवैधानिक विकास की जो प्रावधान थे वो हम खत्म कर चुके हैं कि कैसे कैसे पढ़ा गया। उसके बाद अब हम आज बात करने वाले हैं कि भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ तो उसके लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए और संविधान का गठन किस तरीके से हुआ, किन किन लोगों को मिलाकर के संविधान सभा का गठन किया गया, कैसे इसका निर्वाचन हुआ। तो इस दिशा में बात करते हैं कि जो भारत की संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई, इसके लिए जो जिसके तहत ये गठित की गई वो था आपका कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। तो इस दिशा में सबसे पहले किसने बात की थी, तो हम देखते हैं कि इस दिशा में संविधान के गठन के सुझावों के बारे में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के मार्गदर्शन में स्वराज विधेयक आया था। तो पहली बार इसी में औपचारिक रूप से एक संविधान बनाने की मांग की गई थी। इसी में सबसे पहले जो 1895 में तिलक जी के नेतृत्व में जो विधेयक आया था स्वराज विधेयक, तो उसमें कहा गया था कि भारत के लिए एक संविधान बनाया जाए। फिर हम देखते हैं कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय थे, इन्होंने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की थी। उसके बाद 1922 में गांधी जी सहयोग आंदोलन के दौरान कहते हैं कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा बनाया जाए। गांधी जी चाहते थे कि गांधी जी के जितने भी भारतीय नेता चाहते थे कि वो ब्रिटिशों द्वारा न बनाया जाए, बल्कि इसका निर्माण जो भारत का संविधान हो उसको भारतीय जनता द्वारा किया जाए। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 1924 में जो स्वराज पार्टी बनी थी, 1923 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा जो थी वहां से जाकर के 1924 में भारत के लिए एक संविधान के सभा का विचार रखा था। तो सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार आया है वो 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप पेश किया था। तो भारत का संविधान इन्होंने जो पेश किया था, इसमें हुआ क्या था कि समय जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था। साइमन कमीशन के चैलेंज में जो उस समय के भारत के सचिव थे, भारत सचिव, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते। तो उसी दिशा में सभी पार्टियों ने मिलकर के एक समिति बनाई जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इन्हीं की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनी थी। तो इसमें कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। तो उसका नमूना पेश किया गया था, ये पहला प्रारूप था इस दिशा में। फिर 1934 में एम एन राय ने संविधान सभा के गठन का विचार किया। तो संविधान सभा का पहली बार किसने दिया है गठन, स्वराज पार्टी ने दिया। दूसरी बार किसने किया है, तो संविधान सभा के गठन का प्रावधान एम एन राय ने दिया है। फिर हम देखते हैं कांग्रेस ने भी 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, जिसकी पुष्टि 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। तो कांग्रेस की तरफ से अब इस दिशा में जो आधिकारिक रूप से है घोषणा कर दी गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव, जो लिनलिथगो भारत के वायसराय थे उस समय, उन्हीं के कार्यकाल में अगस्त प्रस्ताव आया है। तो उनकी जो अगस्त प्रस्ताव आया था इसमें कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से संविधान बनाए जाने की सहमति दे दी। 1939 में शुरू जो विश्व युद्ध वो शुरू हुआ है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें यही प्रावधान था कि जब युद्ध समाप्त होगा तो भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। ये ऊपरी मन से कहा गया था, इस वजह से भारतीयों ने इस पर बहुत ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, तो हम 1942 में देखते हैं कि संविधान की जो मांग भारतीयों की जो तेज हो रही थी, तो उस दिशा में ब्रिटेन ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजे। उनकी अध्यक्षता में एक मिशन भेजा गया, उसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में एक संविधान बनाया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान बनाने के लिए आया था। और उसमें देखते हैं कि हम आगे चल करके इसी दिशा में फिर क्या हुआ कि 1946 में क्रिप्स मिशन से वार्ता फेल हो गई भारतीयों की। तो इसी दिशा में 1946 में फिर कैबिनेट मिशन आता है आपका। कैबिनेट मिशन में क्या था कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का प्रावधान किया गया। तो हमने सबसे पहले बताया था कि भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के जो प्रावधान थे उन्हीं के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें क्या था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचित किया जाएगा। तो एक सदस्य जो निर्वाचित होगा वो 10 लाख की जनसंख्या पर निर्वाचित होगा। और इस प्रतिनिधिक यानी कि निर्वाचन को 3 समुदायों में विभाजित किया गया था। मतलब जितने भी सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे वो 3 समुदायों से मिलकर बनेंगे। कि कौन कौन से थे, तो पहले में मुस्लिम हो गए, दूसरे में सिख समुदाय आ गया, तीसरे में अन्य है। तो अन्य में कौन कौन है, हिंदू एवं ईसाई। इन तीनों समुदायों को मिलाकर के संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर देखते हैं जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन कराया गया। इसके फलस्वरूप कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 379 सदस्य थे। इसमें जो संविधान सभा का के लिए निर्वाचन कराया गया है उसमें 379 सदस्य थे।
389 सदस्यों में से हम देखते हैं कि जिसमें कौन कौन से सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। उसमें से 292 जो सदस्य थे वो आपके ब्रिटिश भारत से आए थे। तो 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित हुए थे। 4 सदस्य जो थे ये भी ब्रिटिश भारत से थे, लेकिन क्या था कि ये चीफ कमिश्नरी से थे। देखो, ये जो 292 सदस्य है ये ब्रिटिश भारत जो प्रांत थे वहां से आए थे, और 4 ऐसे क्षेत्र थे ब्रिटिश भारत के तहत, जैसे ये 4 थे, यानी कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इन चारों में कमिश्नरेट सिस्टम था, बाकी जगह गवर्नर थे, यहाँ कमिश्नर थे। तो इनकी जगह से इनके वहां से आए थे 4 सदस्य थे। इसके बाद जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से आए थे। तो 93 सदस्य देखते हैं हम कि देशी रियासतों से आए थे और 292 ब्रिटिश भारत से आए थे। तो टोटल जो ब्रिटिश भारत से आए यानी कि सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो कितने थे आपके 296 सदस्य थे। 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था और 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। तो यहाँ लिखा भी है इसी चीज को कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरियों से, अर्थात 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। जबकि 93 सदस्य जो थे वो कि देशी रियासतों से थे, वहां के राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे। और 296 जो सदस्य थे वो निर्वाचित होकर के आए थे। ये चीज हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं जो 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे तो उसमें से कितने किस किस पार्टी को मिले थे। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि कांग्रेस को कितने सदस्य मिले थे। तो कांग्रेस के जो सदस्य थे वो कितने थे, 208 सदस्य कांग्रेस की तरफ से आए थे उसमें। उसके बाद 73 मुस्लिम लीग की सदस्य तरफ से आए थे। 7 जो थे वो छोटी पार्टियों से थे और 8 जो थे वो निर्दलीय थे। उसमें हम देखते हैं कांग्रेस में कितने, तो 29 थे जो अनुसूचित जाति से आए थे, 6 ईसाई समुदाय से आए थे। मतलब कांग्रेस के तहत इन समुदायों से इतने सदस्य निर्वाचित हुए थे। जिससे मान लो कि कोई भी आज के समय में पार्टी है और उस पार्टी के तहत हम देखते हैं कि कितने मुस्लिम प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, कितने हिंदू हैं, तो हिंदू में भी देखते हैं कि जो हायरार्कियल सिस्टम है वो कितने आए, इसी तरीके के इसमें बताया गया है। फिर 5 कबीलाई क्षेत्र समुदाय के थे, 4 पारसी समुदाय से थे, 3 आंग्ल भारतीय समुदाय से थे, जो 3 थे मुस्लिम थे। कांग्रेस में भी 3 सदस्य मुस्लिम थे और शेष जो थे वो सवर्ण थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुस्लिमों में मुस्लिम लीग के सदस्य सारे थे, जो 73 सदस्य थे मुस्लिम के, वो सारे मुस्लिम लीग के आए थे। उसके बाद जो 7 छोटी पार्टियां थी इनमें यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति पार्टी, साम्यवादी पार्टी, अनुसूचित जाति पार्टी और सिख थे। जो गैर कांग्रेसी सिख थे वो छोटी पार्टियों से इनकी पार्टी थी। जैसे पंजाब में एक कुछ पार्टी थी तो वहां से भी सिखों का आए थे। तो 7 छोटी पार्टियां थी। उसके बाद 8 जो सदस्य थे वो निर्दलीय थे। तो 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग से थे, 7 छोटी पार्टियां थी और 8 सदस्य जो थे वो आपके निर्दलीय आए थे। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि देशी रियासतों ने सदस्यों, जो देशी रियासत के सदस्य थे इन्होंने क्या है, प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मतलब देशी रियासतों से प्रतिनिधि तो चुन लिए गए थे, मनोनीत कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया संविधान सभा में। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यानी कि संविधान सभा के लिए डायरेक्टली चुनाव नहीं हुए थे। इसके लिए क्या किया गया था कि प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित भी नहीं था। हम पहले ही पढ़ा है कि 1935 के अधिनियम यानी कि 1919 में जो 1% मताधिकार का अधिकार मिला था वो 1935 में 10% हो गया था। तो जो वही 10% लोग जो मत दे सकते थे उन्हीं के आधार पर प्रांतों में चुने गए थे। प्रांतों के जो विधानसभाएं थी उन्हीं की विधानसभाओं के आधार पर मान लिया गया था। तो वहाँ के 10 लाख जनसंख्या ने जितने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा, उन प्रतिनिधियों ने अगर किसी एक सदस्य को वोट दे दी तो वो जीत जाएगा। इस तरीके से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। तो जो विधानसभा थी उनका उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं था, जिसे एडल्ट फ्रेंचाइजी बात करते हैं कि 18 साल या 21 साल, जैसे पहले था 21 साल, उसके बाद अभी 18 साल की एज है कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति जाकर के वोट दे सकता, ऐसा प्रावधान नहीं था। उस समय प्रावधान था कि संपत्ति कर, शिक्षा और भी जो अलग तरीके से प्रावधान किए गए होंगे तो उनके आधार पर यहाँ चुन करके भेजे गए थे। फिर हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है उसमें जो भारत के मतलब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वो सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस दिशा में देखते हैं क्या हुआ। इस दिशा में देखते हैं कि 11 दिसंबर की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो 9 दिसंबर की जो बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और जो 11 दिसंबर की दूसरी बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके 13 दिसंबर को जो बैठक हुई है उसी में जवाहरलाल नेहरू जी जो थे
उन्होंने जो प्रारूप पेश किया है उसका प्रस्तावना का, उसी के उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तुत की है, तो उसी के आधार पर संविधान की कार्रवाई शुरू हो गई, यानी कि प्रथम वाचन वहीं से शुरू हो गया है। और जनवरी 1947 में जो प्रस्तावना थी उसको स्वीकार भी कर लिया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन थे। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी के बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा के जो वैधानिक सलाहकार थे वो बेनेगल नरसिंह राव थे। तो बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार, और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन हो गए, हरिश्चंद्र मुखर्जी, यानी कि HC मुखर्जी भी इनको कहते थे। फिर संविधान सभा का कार्य 3 भाषाओं में होना निर्धारित किया गया था। पहली भाषा आपकी हिंदी थी, दूसरी थी उर्दू, तीसरी भाषा अंग्रेजी थी। 3 भाषाएं मुख्य होनी थी जिसमें कार्य होना था। और जो इसके साथ ही अलग भाषाओं के प्रावधान किया कि यदि कोई सदस्य इन तीनों भाषाओं में से किसी एक भी भाषा को नहीं जानता है तो सभा के अध्यक्ष से अनुमति लेकर अपनी मातृभाषा में अपना विचार व्यक्त कर सकता है। ये सहूलियत दी गई थी कि जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू नहीं बोलना जानते हैं या उनके बारे में नहीं जानते हैं तो वो अपनी मातृभाषा में जो संविधान सभा थी उसमें अपनी बात को रख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है कि संविधान सभा और संविधान सभा की समितियों की कोरम पूर्ति। देखो, संविधान सभा बड़ी संस्था थी, उसमें क्या था कि कई सारी जो समितियां बनी थी, जिसे मूल अधिकार, प्रारूप समिति, इस तरीके की जो समितियां बनी थी, इनको सबको अलग अलग काम दिए गए थे। तो इसमें था कि सदस्य होते थे, तो उन सबकी कोरम पूर्ति जो थी, कोरम पूर्ति मतलब हो गया कि मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए कि जो उसकी बैठक के लिए अनिवार्य हो। तो उसमें कितनी रखी गई कोरम पूर्ति या गणपूर्ति इसको कहते हैं, तो 1/3 रखी गई, यानी कि 1/3 सदस्य जब तक नहीं होंगे तब तक उसकी कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। इस तरीके से मान लो कि अगर कहीं 10 सदस्य हैं टोटल, 10 सदस्य में से कर दिया गया कि अगर कम से कम 3 सदस्य होंगे तभी उस जो सभा होगी उसकी बैठक शुरू की जाएगी। इस तरीके से संविधान सभा में प्रावधान किया गया। फिर है संविधान सभा में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व निम्न निम्न व्यक्तियों ने किया है कि हर तबके के लोग आए थे, तो उसमें था कि हर जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो सदस्य कौन थे, जैसे आदिवासी समुदाय के लिए जयपाल सिंह थे, उसके बाद एंग्लो इंडियन यानी कि जो आंग्ल भारतीय थे उसके लिए फ्रैंक एंथोनी थे, पारसी समुदाय के लिए HP मोदी थे, मारवाड़ी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर DP खेतान ने। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं और कौन से थे, तो उसमें आता है कि हिंदू महासभा का जो प्रतिनिधित्व किया था वो थे आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा का किया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन एवं नीलम संजीव रेड्डी, यह तीनों व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे। साथ साथ उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए, मतलब ये तीनों लोग संविधान सभा में भी थे, उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थे। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 15 थी, जिनमें मुख्य मुख्य कौन थी? तो हम देखते हैं मुख्य थी हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, ये लोग मुख्य महिला जो सदस्य थे, और भी कई लोग थी। तो उसके बाद में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, यानी कि 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया है, जिसे सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति भी दे दी है। तो ये उद्देशिका जो प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रेम्बल जिसको कहते हैं, ये वही है जिसको नेहरू जी ने पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति भी दे दी गई थी। आगे बात करते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है प्लान आया था। 3 जून 1947 को सभा जो संविधान सभा थी उसमें ये हो गया था कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा आ गई थी कि भारत को अब अपना संविधान बनाने के लिए सभा बन गई है। उसके बाद इधर और परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन लगभग अपने अंतिम चरण पर आ चुका है, और उसमें सांप्रदायिकता इतनी जोर पर हो गई थी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन लगभग अपरिहार्य हो गया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई है। उसके द्वारा कहा गया कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। इसके फलस्वरूप संविधान सभा का भी बंटवारा हो गया। देखो, संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें 389 सदस्य थे। उसके बाद अब कहा गया कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा तो इसका भी विभाजन हो जाएगा। तो बंटवारे के बाद संविधान सभा में कितने, भारतीय संविधान सभा थी उसमें 299 सदस्य बचे। उसके बाद में कहा गया कि इसका 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया। तो जब पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में बचे थे, बाकी के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए थे। इस तरीके से हम देखते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। तो भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ है? तो 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ है। आज भी हम भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।
ये इसीलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था और इसे अपना भी लिया गया था उसी दिन। इस तैयार हुआ इसी दिन संविधान के 4 प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। तो बाकी संविधान को बाद में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 4 प्रावधान लागू हो गए थे उसी दिन। कौन कौन से थे? उसमें पहला हम देखते हैं आपका नागरिकता था, दूसरा निर्वाचन था, तीसरा अस्थायी संसद थी, चौथा था संक्रमणकालीन उपबंध। इन 4 प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये गणतंत्र उसी परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है कि इसको रोका गया था। अच्छा, इसको रोकने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि 26 जनवरी 1930 को जब भारत में जिस साल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है, उसी दिन 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत का झंडा फहराया गया था और इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस दिन के महत्व को देखते हुए 26 नवंबर को संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था, उसके कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन हमने इसीलिए अपने गणतंत्र के रूप में चुना है क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व था कि 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया जो गया था। तो ये स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस को कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान निर्माण में कितने दिन लगे। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इसके 3 वाचन हुए थे, टोटल 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन की 3 बैठकें आयोजित की गई थी जिसमें बहुत सारे काम हुए थे। उसके बाद में क्या है, आगे है कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो उसी समय संविधान सभा के जो सदस्य थे सबने हस्ताक्षर कर दिए हैं और 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद नोट में क्या है, संविधान सभा में हैदराबाद से यानी कि संविधान सभा में हैदराबाद से 16 सदस्य थे। इन्होंने संविधान की कार्यवाही में कभी भी भाग नहीं लिया, लेकिन संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए, यानी कि संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, बट जो संविधान सभा की कार्यवाही थी यानी कि संविधान बनने की प्रक्रिया में इन्होंने कभी भाग नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा में सबसे अधिक जो सदस्य गए हैं वो आपके यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत से गए हैं सबसे ज्यादा प्रतिनिधि। उसके बाद असम से 8 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की सबसे बड़ी जो समिति मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति थी, इसके सदस्यों की इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके कुल सदस्य कितने थे? तो 54 सदस्य थे। इस वजह से ये सबसे बड़ी समिति थी। उसके बाद मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। हम देखते हैं अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी थे। उसके बाद आगे बात करते हैं संविधान सभा की छोटी समिति। जो संविधान सभा की जो छोटी समिति थी ये कार्य मंत्रणा समिति थी, जिसके अध्यक्ष KM मुंशी यानी कि कन्हैया लाल मुंशी थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को सभी की सबसे जो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने प्रारूप तैयार किया था। इस पर विचार विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया तथा 6 और सदस्य नियुक्त किए गए। यानी कि टोटल इसमें कितने थे? तो 7 लोग थे। 7 लोगों में से कौन हुआ? तो 6 + 1 इस तरीके से, एक अध्यक्ष और 6 और सदस्य थे। इन सदस्यों में हम देखते हैं कौन कौन से थे। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये निर्दलीय चुनकर आए थे। हम बताए थे 8 लोग निर्दलीय थे, 7 लोग छोटी पार्टियों से थे, 73 मुस्लिम लीग से थे, उसके 208 कांग्रेस से थे। तो उसी में से निर्दलीय में से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। KM मुंशी ये कांग्रेस के थे। मोहम्मद सादुल्ला जब संविधान सभा 389 सदस्यों की थी, यानी कि पाकिस्तान बटा नहीं था उस समय के जो प्रारूप समिति बनी थी, तो उसमें क्या थे? मोहम्मद सादुल्ला थे। उसके बाद BL मित्र, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो इनके त्यागपत्र के बाद माधवराव निर्दलीय जो सदस्य थे ये बाद में आए हैं। उसके बाद DP खेतान की मृत्यु हो गई थी उसी समय जब संविधान बन रहा था। उसके बाद उनकी जगह पर TT कृष्णामाचारी आए हैं, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। आगे हम बात करते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। फिर संघीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार पटेल हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो जब संविधान लागू किया गया यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में 22 भाग, उसके बाद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।
संविधान जब बना था तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अभी क्या स्थिति है, तो 22 भाग अभी भी हैं, 395 मूल जो अनुच्छेद है वो भी 395 है, और अनुसूचियां बढ़कर के 12 हो गई हैं, और अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़कर के, क्योंकि 105 संविधान संशोधन हो गए हैं। तो 105 में से कई संविधान संशोधन ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं संविधान के भाग, और कुछ तो अनुच्छेद घटाए गए हैं। कई कई अनुच्छेद हटा दिए गए हैं और कई अनुच्छेद नए जोड़ दिए गए हैं। तो अब बढ़कर के करीब 400 से ज़्यादा हो गई है संविधान जो अनुच्छेद संख्या है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि 395 मूल अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हो गई हैं, यानी कि 4 अनुसूचियां भी बढ़ गई। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। उसके बाद में भारत का इनका राष्ट्रपति चुना गया है। संविधान सभा 26 जनवरी 1950, देखो संविधान सभा 26 जनवरी 1950 में क्या है कि 1951 से 1952 में चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। तो संविधान सभा जो है वो 26 जनवरी 1950 लेकर से 1951-52 का जब तक लोकसभा चुनाव यानी कि संसद का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक अंतरिम संसद के रूप में जो संविधान सभा है वही काम करेगी। और जो संविधान सभा जो थी, ये संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी और उस समय भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी काम कर रही थी, क्योंकि ये दोहरा काम कर रही थी। जब वो क्या रहा था, जब संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और जब वो संविधान यानी कि संसद के रूप में काम कर रही थी, लोकसभा के रूप में हम बात करें, तो उस समय उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो आपके जो पहले जीवी मावलंकर हम नाम चुनते हैं, वो अध्यक्षता कर रहे थे संविधान सभा की। इस तरीके से ये हम देखते हैं। तो उसी का प्रावधान कर दिया गया कि इसको जो मतलब बैठक है संविधान सभा की, वो संसद के रूप में बागी होंगी, संविधान सभा के रूप में इसका काम खत्म कर दिया गया है। फिर क्या हुआ कि मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कर दिया गया है। मई 1949 यानी कि संविधान सभा द्वारा किया गया। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। हमने इस पर आगे एक लेक्चर भी बनाया है जिसमें बात की है। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। फिर क्या है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है ये संविधानविद है, तो इन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। मतलब ये है कि संविधान सभा में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सदस्य थे। इस वजह से इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो थी संविधान सभा थी और कांग्रेस ही भारत, मतलब संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, क्योंकि भारत को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस के तहत बहुत बड़ा योगदान था। तो उसी वजह से संविधान सबसे ज़्यादा सदस्य भी यहीं से थे, इस वजह से इन्होंने ऐसा कहा। फिर आगे हम देखते हैं। चलो अब तो लेक्चर खत्म हो गया। फिर आगे हम अब जब भी बात करेंगे तो अगले लेक्चर जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इस बारे में कि संविधान सभा तो बन गई, अब क्या हुआ कि संविधान सभा के तहत अंतरिम जो सरकार बनी उसमें कौन कौन से मंत्री थे। फिर स्वतंत्र भारत की जो मंत्रिपरिषद चुना गया उसमें कौन से मंत्री थे। उसके बाद में जब ये राष्ट्रीय जो प्रतीक है उनके बारे में कुछ बात कर लेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं। उसके बाद में हम सीधे अपने संविधान के भाग पे अनुसूची पे आ जाएंगे, कितनी अनुसूची है, कितने भाग हैं, फिर अनुच्छेद कौन कौन से हैं, मुख्य प्रावधान देखते हुए संविधान संशोधन, फिर उसको हम और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, खास करके पॉलिटी वाले सेक्शन से, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाए। 100% की गारंटी देना तो मुश्किल है, बट है कि हाँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से हो जाए। ठीक है, चलो अब यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।